हेलो बच्चों, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण। तो नीट 2026 की तैयारी जोर शोर से चल रही है। लगे रहो, अपने आप पे भरोसा रखो, पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ संतुलित दिमाग, बिना टेंशन के आप पढ़ाई करते रहो, आप जीत जाओगे। तो हम चर्चा कर रहे थे नीट एग्जाम और नीट की पढ़ाई के बारे में कि नीट की पढ़ाई बहुत सरल होती है, बहुत आसान होती है। अगर आपके दिमाग में ये साइकोलॉजी है कि नीट क्रैक करना बड़ा मुश्किल है, तो आप हटा दो उसको। नीट क्रैक करना बहुत आसान है और एक अटेम्प्ट में क्रैक होती है। फर्स्ट अटेम्प्ट नीट क्रैक। बस इस आपको करना क्या है, सही दिशा में सही कंटेंट को पढ़ना है। कंटेंट बहुत सरल है, बहुत हल्के है, बहुत कम है, बहुत ज्यादा नहीं है। आपके पढ़ने का तरीका आपको बदलना पड़ेगा। आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे 3-3 अटेम्प्ट करते हैं और फिर वो थक करके MBBS से हट कर किसी और फील्ड में चले जाते हैं और अपने आप से समझौता कर लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि वो मेहनत तो पूरी करते हैं, बट उनके मेहनत करने की दिशा सही नहीं होती। आपको बहुत ज्यादा भी पढ़ना नहीं होता है, संतुलित तरीके से एक फिक्स टाइमिंग आपको रेगुलर देना है। रेगुलर आपको एक पर्टिकुलर टाइम के लिए स्टडी करना है और उस रेगुलर स्टडी को आपको कंटिन्यू करना है परीक्षा तक। तो एक ही बार में आप सिलेक्ट हो जाओगे। इसके सारे फार्मूले हमारे पास। नीट 2026 की परीक्षा खत्म होने के बाद 11 मई से हमारी क्लासेस शुरू हो रही है और 11 मई से शुरू होने वाली क्लासेस में हम आपको इस बात की श्योरिटी देते हैं कि अगर एक साल आप हमारे साथ कंसिस्टेंटली जुड़ जाएंगे पूरे लगन के साथ, तो आपका एक ही अटेम्प्ट में सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन भी आपका MBBS गवर्नमेंट कॉलेज में होगा, वो भी 650 नंबर्स के ऊपर। कैसे वो नंबर आएंगे, उसकी क्या स्ट्रेटजी है, वो हम आपको बताएंगे क्लास में। आप एक बार हमारी क्लास को ज्वाइन करके देखिए। तो मैं अनिल गुप्ता, मिक क्लास कुक्षी की ओर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में बताता हूं कि नीट की परीक्षा कितनी सरल होती है, और नीट की परीक्षा की सरलता का उदाहरण हम नीट में पूछे गए क्वेश्चन से देते हैं, क्योंकि नीट में पूछे गए क्वेश्चन हमारे लिए ऑथेंटिक प्रूफ है कि नीट की परीक्षा कितनी सरल होती है। तो चलिए आज हम सॉल्यूशन पे बात करेंगे, चैप्टर 2-12 सॉल्यूशन। और देखिए सॉल्यूशन का चैप्टर कितना सरल है। सिर्फ आधा घंटा, सिर्फ 30 मिनट, आपका चैप्टर ओवर। तो चलिए हम चैप्टर की कुछ शॉर्ट फिल्म देखते हैं सॉल्यूशन की। तो आप देखेंगे सबसे पहले जब सॉल्यूशन शुरू होता है तो होता है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ओके। अब टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है कि हमारे पास एक होता है सॉलिड, एक होती है लिक्विड पोजीशन स्टेट, मतलब सॉलिड स्टेट, एक लिक्विड स्टेट और एक गैसियस स्टेट होती है। मतलब किसी भी मटेरियल की 3 स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। बस आपको सॉलिड के अंदर या तो आप गैस मिला दो या सॉलिड के अंदर आप लिक्विड मिला दो, तो आपके 2 प्रकार के सॉल्यूशन बन जाएंगे। आपने देखा होगा सॉलिड के अंदर जब गैस मिलती है, बहुत सरल एग्जांपल आपके घर के आसपास ही है। आप जिस फोम पर बैठते हैं, जिस गद्दे पर आप बैठते हैं, फोम जो होता है डनलप का गद्दा, उसके अंदर क्या होता है कि वो जो गद्दा होता है वो तो सॉलिड होता है, लेकिन उसके अंदर एयर, मतलब होल होते हैं। उस होल में एयर घुस जाती है तो वो पफी हो जाता है। तो जो गद्दा है वो भी सॉल्यूशन हुआ। वो किस में सॉल्यूशन हुआ? सॉलिड टू गैस में। ठीक ऐसे ही सॉलिड टू लिक्विड, वो भी आपके घर के आसपास आपके बहुत कॉमन एग्जांपल में मिल जाएगा। सॉलिड में लिक्विड का मिलना, मतलब आपने जो जेल देखे होंगे, मुरब्बा देखा होगा, उसमें क्या होता है, जो आम के सॉलिड पार्टिकल होते हैं उसमें वाटर को जब इंटर करते हैं तो मुरब्बा बन जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही आपके सॉलिड के बाद आप लिक्विड ले लो और उसमें गैस को मिक्स करो, लिक्विड में आप फिर सॉलिड को मिक्स करो। ठीक इसी प्रकार गैस ले लो, इन दोनों को मिक्स करो। तो इस तरह से आपके 6 टाइप के सॉल्यूशन बनते हैं, जिनके एग्जाम्पल बहुत सरल आपके आसपास है और बहुत सरल एग्जाम्पल आपकी बुक में दिए हुए हैं। सॉलिड से जब आगे बढ़ेंगे तो फिर आ जाता है सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन के टाइप से आगे बढ़ेंगे तो हमारे सिलेबस में एक जो मैक्सिमम एरिया कवर करता है वो है सॉल्यूशन ऑफ गैस इन अ लिक्विड। तो लिक्विड में गैस को डिसॉल्व करके
हम जो है कुछ रूल पढ़ेंगे। जैसे आपके इसमें 12th में सबसे पहला रूल है हेनरी का। हेनरी बोलता है कि जब गैस को हम लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो गैस का लिक्विड डिसॉल्व होना प्रेशर पर डिपेंड करता है। मतलब कोई गैस को अगर आप लिक्विड में डिसॉल्व करने जाओगे तो प्रेशर पर उसकी डिसॉल्विंग पावर का असर पड़ेगा। जैसे हेनरी बोलता है कि आप अगर हाई प्रेशर पर किसी गैस को लिक्विड में डालेंगे तो वो ज्यादा घुलती है। एग्जाम्पल है सोडा वाटर। जो सोडा हम पीते हैं उसके ऊपर अगर प्रेशर ज्यादा बनाते हैं तो सोडा पानी में, मतलब गैस CO2 गैस पानी में घुलती है और सोडा बनता है। जैसे हम प्रेशर हटाते हैं, ढक्कन खोलते हैं, स्पीड से वो CO2 गैस वापस से बाहर आ जाती है। सिर्फ इतना आपको याद रखना है कि प्रेशर बढ़ाने पर कोई भी गैस लिक्विड में ज्यादा मात्रा में घुल जाती है। करेक्ट। इसी के ऊपर हेनरी जो है वो सॉल्युबिलिटी इक्वल टू KH इंटू एक्स ये वाला फार्मूला देता है। हेनरी बोलता है कि जो सॉल्युबिलिटी है वो मोल फ्रैक्शन x मतलब मोल फ्रैक्शन सॉलिड के मोल फ्रैक्शन के बराबर होती है। हम ये मान के चलते हैं कि आपने 11th में ये सारी चीजें पढ़ी है तो मोल फ्रैक्शन के बारे में भी आपको पता होगा। ठीक है, हमारे सॉल्यूशन चैप्टर में मोल फ्रैक्शन का बहुत सारा यूज है। ओके, तो यहां पर हेनरी रूल हमारे पास आ गया कि किसी भी सॉलिड की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में इस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं, जिसमें KH आपका हेनरी कांस्टेंट है और x जो है वो आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड है। ये इक्वेशन, ये मैथमेटिकल इक्वेशन क्या बताती है? कॉमनली इक्वेशन बताती है हमेशा कि अगर ये इक्वल लगा हुआ है तो S के इक्वल में KH और x है। तो प्यारे बच्चों समझना, बहुत सरल मैथ्स है। अगर आपका फिजिक्स कमजोर है तो फिजिक्स भी आपका बहुत स्ट्रांग हो सकता है, ट्रिक्स है हमारे पास। तो आप देखिए S के बराबर KH और x है। इसका मतलब अगर S में KH को कांस्टेंट मान लूं, मतलब इसको ये चेंज नहीं हो रहा है मान लो, तो हमारे पास चेंज होने वाली S और x हुआ। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, एक सिंबल होता है प्रोपोर्शनल, पर हम अभी प्रोपोर्शनल के बजाय एक काम करते हैं x लिखते हैं। अब आप देखेंगे कि x बढ़ेगा तो S भी बढ़ेगा। मतलब अगर किसी सॉल्वेंट के अंदर ये सॉलिड की मोल फ्रैक्शन बढ़ती है तो मतलब उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। क्लियर? इतना याद रखना है आप। ओके, फिर इसके बाद इस पर क्वेश्चन आएंगे, इन तीनों में वेरिएशन पूछा जाएगा और वेरिएशन निकालने का बड़ा आसान सा ट्रिक हम आपको बताएंगे। बस इतना सरल ही आपको पढ़ना है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। लिक्विड में हमने गैस को डिसॉल्व किया और उसके ऊपर प्रेशर का असर देखा। लिक्विड में सॉलिड को डिसॉल्व करोगे प्रेशर का असर ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि सॉलिड पार्टिकल प्रेशर पे ज्यादा इफेक्ट नहीं डालते। जैसे आप किसी गैस को दबाएंगे, बलून आप फुलाओ और उसको दबाओ तो दब जाएगा, लेकिन किसी हार्ड मटेरियल को दबाओ तो आपका सिंपल प्रेशर काम नहीं करेगा। इसलिए लिक्विड में सॉलिड को मिलाओगे तो उस पर प्रेशर का असर कम होता है, नहीं के बराबर होता है। लेकिन लिक्विड में आप गैस मिलाओगे तो उस पर प्रेशर का असर होता है। और लिक्विड में गैस को ज्यादा घोलना है तो आपको ज्यादा प्रेशर देना पड़ेगा, तो उस लिक्विड में गैस ज्यादा घुलेगी। क्लियर? अब इसके बाद हम आते हैं, अगर हम किसी वेपोराइजेबल, मतलब किसी वेपोराइजेबल सॉलिड को हम लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो जाहिर है कि अगर वेपोराइजेबल है तो उसकी वेपर होगी, है ना। हम जब किसी लिक्विड के अंदर किसी ऐसे मटेरियल को डिसॉल्व करेंगे जिसकी वेपर बनती है तो जाहिर है कि लिक्विड के अंदर उस सॉलिड की भी वेपर होगी। एक और चीज, हम लिक्विड के अंदर ऐसे मटेरियल को भी डिसॉल्व करते हैं जो वेपोराइजेबल नहीं है। जैसे हम पानी में शुगर घोल दें तो शुगर की वेपर पानी के ऊपर नहीं मिलेगी आप, लेकिन पानी में अगर हम CO2 को घोलेंगे तो CO2 की वेपर पानी के ऊपर मिलेगी आपको। मतलब जो सब्सटेंस वेपोराइजेबल है उसको हम किसी लिक्विड में घोलेंगे तो लिक्विड के अंदर वो सब्सटेंस होगा प्लस लिक्विड के ऊपर उसकी वेपर होगी। क्लियर? अब हम सॉल्यूशन के अंदर एक और पॉइंट पढ़ेंगे, प्रेशर का वेपर से रिलेशन। और प्रेशर का वेपर से रिलेशन कैसे होता है, इसी फार्मूले को हम मॉडिफाई करेंगे और प्रेशर का रिलेशन निकालेंगे। करेक्ट? देखिए
तो हमारा कंसेप्ट ये बोलता है ये आपका लिक्विड है, इसमें हमने कुछ नहीं मिलाया है, ये प्योर है, तो प्योर कंडीशन में इसका वेपर प्रेशर P0 है, करेक्ट। ओके, अब हमने इसके अंदर कोई सॉलिड मान लो A मिला दिया, तो A सॉलिड का कुछ मोल इसमें घुला हुआ है, जिसका मोल फ्रैक्शन हमने XA ले लिया। ओके, तो अब क्या होगा, इस लिक्विड का जो वेपर प्रेशर P0 था ओरिजिनल प्योर में, अब चेंज हो जाएगा। अब नया प्रेशर इसका मान लो PA हो गया। ये हो गया जब आपने A सॉलिड को नहीं डाला था, इसका वेपर प्रेशर था PA0, PA0, क्लियर, जो भी आप इसको पढ़ना चाहें। लेकिन जैसे ही आपने इसमें शुगर लिया और कुछ डाला, इसका प्रेशर हो गया PA। ओके, तो इन दोनों में रिलेशन क्या होगा, PA इक्वल P0A इंटू XA। मतलब जब हम लिक्विड के अंदर कोई सॉलिड मिलाएंगे तो उसका पार्शियल प्रेशर, हम इसको पार्शियल प्रेशर बोलते हैं, उसका पार्शियल प्रेशर ओरिजिनल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है। यहां पर भी वही कंडीशन आ रही है जैसा आपने ऊपर देखा था कि जैसे जैसे आपका सॉलिड सॉल्वेंट के अंदर बढ़ता जाएगा, इसका ये प्रेशर भी चेंज होता जाएगा, करेक्ट। एक बात, दूसरी बात, ऑब्जर्वेशन से ये पता लगा कि जब हम किसी वेपोराइजेबल लिक्विड को, जब हम किसी वेपोराइजेबल सॉलिड को मिलाते हैं तो वेपर प्रेशर बढ़ता है। कैसे, जब मैंने XA जो कि वेपोराइजेबल है, जब इसको मैं इसमें मिला दूंगा तो क्या होगा, इस लिक्विड के ऊपर इसकी अपनी वेपर तो है ही, साथ में इस सॉलिड की भी वेपर आ जाएगी, तो अल्टीमेटली वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। बट अगर हम किसी नॉन वेपोराइजेबल मटेरियल को मिलाएंगे तो लिक्विड के ऊपर वेपर प्रेशर हमेशा कम हो जाएगा, इज इट, और वो हो जाएगा आपका ये, ठीक है। तब हम जब दोनों के प्रेशर को मेजर करेंगे, मान लो कि आपका ये सॉलिड मटेरियल जो है वो वेपोराइजेबल है, तो फिर क्या होगा, PB, ये भी वेपोराइजेबल है, PB इक्वल टू, अच्छा PA इक्वल टू X और PB इक्वल टू हमारे पास, अब हम डिस्कस करेंगे कि लिक्विड के अंदर अगर कोई मटेरियल मिलाया जाता है, मतलब हम इसको बोलेंगे सॉल्वेंट, और जो मिलेगा उसको बोलेंगे सॉलिड। तो हमने इस सॉल्वेंट के अंदर किसी सॉलिड को मिलाया, करेक्ट। तो हम इस लिक्विड को मान लो A ले लेते हैं और सॉल्वेंट को हम सपोज करो B ले लेते हैं, इज इट। तो हमारे पास एक A सॉल्वेंट है और B सॉलिड, और दोनों ही वेपोराइजेबल है, क्लियर। तो इस लिक्विड के अंदर जैसे हम ये सॉल्वेंट डालेंगे तो इसके वेपर में परिवर्तन हो जाएगा, सॉल्वेंट के भी और सॉलिड के भी, और उसका फार्मूला क्या होता है, चेंज इन वेपर प्रेशर इक्वल टू ओरिजिनल वेपर प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन, क्लियर। ये हमारा बेसिक फार्मूला होगा जो हेनरी के फार्मूले से मिलता है। तो यहां पर हमारे पास दो मटेरियल हो गए, एक तो सॉल्वेंट और एक सॉलिड। जब हम दोनों को मिक्स कर देंगे तो मिक्सिंग करने के बाद इनके जो वेपर प्रेशर होंगे वो क्या होंगे, PA इक्वल टू P0A XA, ये फॉर सॉलिड, सॉरी सॉल्वेंट। इसी प्रकार सॉलिड का PB इक्वल टू P0B इंटू XB, ओवर। तो इंडिविजुअली हमने दोनों के वेपर प्रेशर लिखे, और इस पूरे मिक्सचर का वेपर प्रेशर P टोटल इक्वल टू PA प्लस PB, क्लियर। मतलब इसके अंदर दो कंपोनेंट की वेपर मिली हुई है, सॉल्वेंट की और सॉलिड की, और हम इन दोनों की मिक्सिंग करने के बाद वेपर प्रेशर निकाल के प्लस करेंगे तो टोटल वेपर प्रेशर आ जाएगा, क्लियर। इस तरह से जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा ये कैलकुलेशन हो जाएगा
P टोटल इक्वल टू P0A XA प्लस P0B XB। ओके, तो ये होता है बहुत बेसिक फंडा कि जब आप सॉलिड और सॉलिड को मिलाते हो तो वेपर प्रेशर कैसे डिजाइन होता है, कैसे चेंज होता है। इसी फार्मूले को हम मॉडिफाइड करते जाएंगे, हमको नए फार्मूले मिलते जाएंगे। अगर हमारा ये जो सॉलिड है ये अगर नॉन वेपोराइजेबल है, मतलब इसकी वेपर नहीं बनती है, तो फिर एक फार्मूला निकल के आता है जिसको हम बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। मतलब अगर नॉन वोलेटाइल सॉलिड, मतलब जो वेपराइज नहीं होता है, अगर नॉन वोलेटाइल सॉलिड को किसी लिक्विड में डाला जाए तो लिक्विड का वेपर प्रेशर हमेशा ही कम होगा। पहले के मुकाबले अब कितना कम हो गया, हम उसको बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग। और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को हम शो अप करते हैं P0A माइनस P अपान P0A। क्लियर? ये होता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर अपॉन P0A इक्वल टू XB। मतलब जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है ये सॉलिड के मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है। क्लियर? ऐसे ही कुछ और फार्मूले हैं, और अगर हम इसको ध्यान से पढ़ते हैं तो हार्डली 45 मिनट में ये चैप्टर पूरा आपके दिमाग में पॉइंट टू पॉइंट उतर जाता है। ये 45 मिनट कंसेप्ट समझने के लिए। उसके बाद इस चैप्टर के अंदर बहुत इजी क्वेश्चंस है जो इस चैप्टर के हर कंसेप्ट को आपको समझने में मदद करेंगे, और इस तरह से आपका चैप्टर आपके दिमाग में फिट हो जाता है। बड़ी बात यह है इस चैप्टर से मोल कंसेप्ट वाले चैप्टर को, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले चैप्टर को समझने में बड़ी आसानी हो जाती है। मतलब अगर हम मोल कंसेप्ट वाले चैप्टर को पढ़ लेते हैं तो हम आपको मोल कंसेप्ट वाले चैप्टर से ही 3 चैप्टर कंप्लीट करवा सकते हैं। आपका टाइमिंग जो है वो सेव हो सकता है, और ट्रिक्स है हमारे पास जो आपके दिमाग में इन चैप्टर्स को पूरी तरह जमा देगी। और डेफिनेटली आप जब नीट में क्वेश्चन आएगा तो छोड़ के नहीं आएगी, और बड़ी आसानी से कर देंगे। आप देखिए इसी चैप्टर के कुछ क्वेश्चन जो बड़े आसान है, और आपको फील होगा कि हाँ नीट बड़ी आसान सी परीक्षा है। देखिए हमारे पास नीट 2025 में आए हुए कुछ क्वेश्चन है। जैसे पहला क्वेश्चन है, बहुत सरल है। इसके लिए मैं आपको एक चीज बता दूं कि हम सॉल्यूशन के अंदर एक और टर्म पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं कोलेजेटिव प्रॉपर्टी। कोलेजेटिव प्रॉपर्टी को हम हिंदी में बोलते हैं अणुसंख्य गुणधर्म। इट मीन्स हमारी सॉल्यूशन में 3 प्रॉपर्टीज होती है। हमारे सॉल्यूशन की 3 प्रॉपर्टीज होती है। पहला उसका फ्रीजिंग, दूसरा उसका बॉइलिंग, और थर्ड उसका प्रेशर। तो एक होता है फ्रीजिंग, एक होता है बॉइलिंग, और एक होता है वेपर प्रेशर। अब हम आपको बता दें, आपको याद हो जाएगा, जब हम किसी सॉल्वेंट के अंदर सॉलिड को मिलाते हैं तो उस मिक्सचर का फ्रीजिंग पॉइंट हमेशा डिप्रेस मतलब कम हो जाता है, और बॉइलिंग पॉइंट हमेशा बढ़ता है मतलब एलिवेट हो जाता है, और वेपर प्रेशर हमेशा कम होता है। तो ये तीनों जो प्रॉपर्टीज है ये तीनों चेंज होती है, और इसका चेंज किस पे डिपेंड करता है? जैसा कि हमने बताया कि ये प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कोलेजेटिव प्रॉपर्टी, मीन्स अणु संख्या गुणधर्म, मतलब अणुओं की संख्या पर डिपेंड करता है। मतलब फ्रीजिंग हमेशा लोअर होगा, बॉइलिंग हमेशा एलिवेट होगा, और वेपर प्रेशर हमेशा डिक्रीज होगा। अब क्या होगा देखिए, अब स्पेलिंग देखने में थोड़ी डी सी आ रही है ऐसी। ओके, अब आप क्या होगा देखिए, अगर आपने किसी लिक्विड में, है ना, इसको हम बोलेंगे सॉल्वेंट में आपने सॉलिड डाल दिया। जब आप लिक्विड में सॉलिड को डालोगे तो इसके फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर तीनों में परिवर्तन होगा। ये तीनों में परिवर्तन किस पर डिपेंड करेगा? अणुओं की संख्या पर, नंबर ऑफ पार्टिकल, क्योंकि इसका नाम ही है अणु संख्या गुणधर्म कोलेजेटिव प्रॉपर्टी। मतलब ये जो सॉलिड आपने डाला है इससे जितने ज्यादा मॉलिक्यूल मिलेंगे उतना ज्यादा असर इन प्रॉपर्टीज पर पड़ेगा। मतलब अगर इसको डालने पर
आपके मॉलिक्यूल्स ज्यादा मिले तो ज्यादा लोअरिंग हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा एलिवेट हो जाएगा और वेपर प्रेशर में डिक्रीज भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। मतलब ये सभी प्रॉपर्टी टॉप पे कब चलेगी? जब आपने जो घोला है, जो विलय किया है, जो आपने डिसॉल्व किया है, उसके अणु ज्यादा से ज्यादा हो। बस इतना सा कॉन्सेप्ट आपकी बुक में लिखा हुआ है। ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत काम आता है। और देखिए उसी कॉन्सेप्ट पर 2025 में क्वेश्चन पूछा, वो बोलता है विच आर द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन विल एग्जिबिट हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। मतलब हमने क्या बताया, इस सॉल्यूशन में बॉइलिंग होता है तो वो एलिवेट होता है और फ्रीजिंग होता तो वो लोअर होता है। यहाँ पर इसने बॉइलिंग दिया है तो जहर है कि वो एलिवेट हो रहा है। देखो बोल रहा है वो कि हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, मतलब किस सॉल्यूशन में बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। तो हमने बताया कि जिसके मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। तो देखिए Na2SO4 जब हम डिसॉल्व करेंगे Na2SO4 को तो हमको मिलेंगे 2 सोडियम के मॉलिक्यूल और एक SO4 का मॉलिक्यूल। बोलो कितने हो गए? 2 और 1, 3 मॉलिक्यूल हो गए। ये अल्कोहल है, आपको पता है अल्कोहल वाटर में बहुत हार्डली डिसॉल्व होता है और डिसॉल्व होगा भी तो इस तरह के फ्री मॉलिक्यूल नहीं देगा। आपको पता है यूरिया भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि डिसॉल्व होने पर इस तरह के मॉलिक्यूल नहीं देगा। KNO3 आयनिक कंपाउंड है, ये डिसॉल्व होता है तो आयन देता है। तो KNO3 जब टूटेगा तो K+ और NO3- आयन देगा। मतलब कितने मिलेंगे आपको? 2 पार्टिकल मिलेंगे, 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे। मतलब इससे आपको 3 मॉलिक्यूल मिलेंगे, इससे आपको केवल 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे। तो कंसेप्ट के अनुसार जो घुलकर जितने ज्यादा मॉलिक्यूल देगा वो उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट को एलिवेट मतलब हाईएस्ट करेगा या उतना ही ज्यादा वो फ्रीजिंग पॉइंट को लो करेगा। अब आप देखेंगे एक और चीज, ये तो देख लिया आपने, आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि सबका अमाउंट सेम होना चाहिए। देखिए ये 0.01 मोलर है, ये भी 0.01 मोलर है, चलेगा। अगर ये अलग अलग होंगे तो पहले आप दोनों की मोलरिटी को इक्वल करेंगे, उसके बाद आप इनकी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल देखेंगे। बताइए, आपको बहुत ज्यादा गहराई में पढ़ना ही नहीं, सिर्फ कंसेप्ट समझना है। कंसेप्ट का यूज कैसे करना है, कैसे ट्रिकली आप उस कंसेप्ट को एग्जाम में विद इन 30 सेकंड कर पाओगे, हम सिर्फ आपको वो बताएंगे। ये जो टीचिंग है, जो लेसन है, ये तो टॉप पे चलेंगी, ये तो अवेलेबल भी है। बट हाउ टू क्रैक द नीट में सफलता कैसे मिलेगी, हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो प्यारे बच्चों लगे रहो, कुछ और क्वेश्चन है, टाइम का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो हम अगले वीडियो में इन 2 क्वेश्चन को भी बताएंगे कि ये कितने सरल क्वेश्चन है। जब तक आप खूब मन लगा कर पढ़िए, और अगर आप वाकई डॉक्टर बनना चाहते हैं, आपने ठान लिया है, तो एक बार सही ट्रैक पर आप आइए। आप मिसाल बनेंगे और आप एविडेंस बनेंगे कि हाँ वाकई नीट बहुत सरल है और एक ही अटेम्प्ट में क्रैक होती है। जब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। जय हिंद।